नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, पिछले 1.5 से 2 महीने में वी हैव डिस्कस्ड इकोनॉमी, और इकोनॉमी के बाद वन बाय वन वी आर डिस्कसिंग द इकोनॉमीज सेक्टर्स। पिछले हफ्ते हमने तफसीली बातचीत की थी टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर, और हमने देखा था कि टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही है, और गवर्नमेंट की तरफ से टेक्सटाइल सेक्टर की पॉलिसी का इंतज़ार है, जिसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर में फर्दर बेटरमेंट एक्सपेक्टेड है। So today we are going to discuss the two economy sector. पहला सेक्टर है बैंकिंग का, और दूसरा रिफाइनरी। इट्स लिस्टेड सेक्टर, और इसके ऊपर तकरीबन सारे लोग फंसे हुए हैं, इनफैक्ट खुशी में भी और कुछ गम में भी। तो रिफाइनरी सेक्टर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इन द फर्स्ट सेगमेंट वी हैव गॉट विद अस मिस्टर नुमान। ही हैपन्स टू बी द हेड ऑफ रिसर्च ऑफ इनसाइट सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, और इनसे हम बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बातचीत करेंगे। नुमान, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमान ब्रदर, हाउ डू यू लुक एट द बैंकिंग सेक्टर? देखें, मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, बैंक्स की जो इस वक्त वैल्यूएशन के एंगल से देखें, रिलेटिव वैल्यूएशन के एंगल से देखें, तो बैंक्स के नॉर्मली इट्स यूज्ड टू ट्रेड ओवर 1.3 1.5 टाइम ओवर इट्स बुक वैल्यू, और अगर आप अभी देखें तो 0.8 0.9 टाइम तकरीबन अपने बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहे हैं ऑलमोस्ट तमाम टॉप टियर बैंक। HBL हो गया या UBL हो गया, MCB थोड़ा सा प्रीमियम पे रहता है, बट वो स्टिल उसको प्रीमियम है भी, बट अगर एग्जिस्टिंग उसके ऊपर देखें तो तब भी उसमें मुझे लगता है गुंजाइश है। जो आगे जाके हालात नज़र आते हैं, इकॉनमी रिकवरी की तरफ है, तो जो एक एक्सपेक्टेशन है कि शायद इनके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बढ़ जाएंगे, वो शायद उस मोमेंटम से ना बढ़े जितने एक्सपेक्टेड हैं। तो मेरे ख्याल में प्रोविजन के रिवर्सल भी कुछ आना शुरू होंगे, लेकिन अगर प्रोविजन मजीद नहीं भी आती, मजीद नहीं बढ़ती लोकल साइड पे ख़ास तौर से, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी के चांसेस हैं बैंक्स में। अर्निंग प्रोफाइल में उनमें एक रिस्क ज़रूर है। अगर स्टेट बैंक प्रोलॉन्ग करता है मॉनेटरी ईजिंग साइकिल अपनी, तो रीप्राइजिंग के रिस्क हैं, जिसके से निम्स थोड़े से डाउन हो सकते हैं। बट अगेन जो इस वक्त यील्ड्स हैं, PIB यील्ड 9.5% के ऊपर के करीब इस वक्त हैं। T-bill यील्ड 7.5%, अभी थोड़ा सा इंक्रीज भी आया है, तो मे बी जो रीप्राइजिंग है वो थोड़ी सी काउंटर हो जाए। बट अगर पॉलिसी रेट कुछ टाइम तक प्रोलॉन्ग होता है, तो थोड़ा सा निम्स एक्सपेक्टेड है कि डिक्लाइन आ जाएगा। मेरे हिसाब से भी 30 से 40 पिप्स के करीब डिक्लाइन होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो मेरा व्यू ये कि जो निम्स का डिक्लाइन है वो कैन बी ऑफसेट बाय द हायर बैलेंस शीट ग्रोथ, और जिस तरह से डिपॉजिट ग्रोथ में डिपॉजिट की ग्रोथ है इंडस्ट्री की 15.5-16% के करीब इस साल ग्रो हुई है इंडस्ट्री। अगर ब्रॉड मनी की भी ग्रोथ इस तरह रही, तो मेरे ख्याल से अगले साल भी डिपॉजिट ग्रोथ इसी के इर्द गिर्द होगी। तो मेरा जनरल व्यू ये कि थोड़ा बहुत प्रेशर इस एंड पे कह सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर थोड़ी सी अर्निंग में कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू निम्स हो सकती है, बट अगर और वो ऑफसेट होने के जो चांसेस हैं वो इस तरह होंगे कि अगर बैलेंस शीट एक्सपेंशन स्ट्रांग हुई, और जो बैंक्स हैं ये अपने एसेट्स को या बैलेंस शीट की जो पोजीशन है उसको सही तरह मैनेज कर पाए, तो काफ़ी हद तक उस चीज़ को ऑफसेट कर सकते हैं जो एक ड्रैग एक्सपेक्टेड है लोगों को। अगर NPLs कम आते हैं, उसकी प्रोविजनिंग कम आती है एक चीज़, दूसरा अगर रीप्राइजिंग हो जाती है बेहतर रेट पे इनकी इन्वेस्टमेंट बुक की, तो वो भी इनके जो एक्सपोजर है साइड को वो कवर कर सकती है जो डिक्लाइन है अर्निंग का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि IMF has recently said कि 2021 में ग्लोबली बैंकिंग सेक्टर के जो लॉसेस हैं वो हिस्टोरिक लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ मुख्तलिफ है कि जिसकी वजह से यू हैपन टू बी सो बुलिश अबाउट बैंकिंग सेक्टर? अच्छा, 2-3 चीज़ें। एक तो अगर आप देखें हमारे यहाँ, पहले एक जनरल अंदाज़ा कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जो कोविड की हिट है वो दुनिया की तरह नहीं है। हम बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है बेहतर पोजीशन में
जो हमारे यहाँ बट इन्फेक्शन नॉन रेशियो है वो भी। परफॉर्मिंग लोन्स का तो आप कह रहे हैं ना, एवरीबडी इज Yeah, एग्रीइंग। there is a risk. स्टेट There is बैंक a ने risk ये जो associated with it. टफ But दो जो तीन कंडीशन है, फैसिलिटीज दी जो हैं, जो इस बट जो इस या जो इस वक्त कंडीशन है उसको देखें तो जो एनपीएल के रिस्क इसलिए हो सकता है कि अगर हमारे यहाँ फिर कोई लॉकडाउन हो जाए या लंबी कोई ये जो कोविड है ये अपनी थर्ड फोर्थ लेयर में ट्रांसलेट हो जाए, बट जो अभी पोजीशन नजर आती है हमारे यहाँ काफी ज्यादा चीजें, अगर आप एलएसएम ग्रोथ देखें, इकोनॉमी की मूवमेंट को देखें, वो बड़ी पॉजिटिव है। ओवरऑल एलएसएम की ग्रोथ मेरे ख्याल में अप्रैल मार्च में जाके शायद और मैग्नीफाइड नंबर नजर आएगा बिकॉज ऑफ लोअर बेस इफेक्ट। मेरा अपना भी ख्याल है कि मे बी जीडीपी जो है हमारी इनसाइड की जो असेसमेंट है ब्रॉडली जो समझ आता है कि शायद जीडीपी आईएमएफ का जो नंबर है एटलीस्ट उसको तो क्रॉस करेगी, बल्कि शायद मे बी 2.5% से 3% के दरमियान जीडीपी ग्रोथ हो। कुछ एनालिस्ट का ज्यादा भी एस्टिमेट है, मेरा ख्याल है कि 2.5-3% के करीब शायद जीडीपी ग्रोथ हो। तो इन हालात में मुझे ऐसा लगता नहीं कि हम कोई किसी एक 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 गड्ढे की तरफ जा रही है इकोनॉमी, और यहाँ से फिलहाल स्टेबिलिटी नजर आती है। अगर ये प्रोलॉन्ग कर गई स्टेबिलिटी तो यहाँ से ग्रोथ मोमेंटम पिक करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अच्छा देखिए, जो आपकी वाली साइड है या जो लाइन आप ले रहे हैं या टो कर रहे हैं, उस साइड के ऊपर देयर इज़ अ व्यू के बाज़ार में बेहतरी जो आएगी उसको बैंकिंग सेक्टर काइंड ऑफ लीड कर सकता है। इंडेक्स जो है वो मार्च तक कोई 2000 पॉइंट की शायद बेहतरी देख सकता है, और अगर हम इस असम्पशन को बाय कर लें कि यस ऐसा होगा, तो बैंकिंग सेक्टर यू थिंक कि थियोरेटिकली 22% है, ये 800-900 पॉइंट खींच देगा इंडेक्स के? देखिए एक दो चीजें हैं वैसे इस चीज के अंदर। थेमेटिकली यस ये मेरे ख्याल से पॉसिबल है, लेकिन वो उसकी पॉसिबिलिटी भी बता दो। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो जो बैंक्स हैं इन पे स्टेट बैंक का एक मॉनिटरियम टाइप था कि वो अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए इन्हें रिस्ट्रेन किया हुआ था कि वो डिविडेंड अनाउंस नहीं कर सकते फॉर एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स। तो वो खत्म, उसकी टाइम पीरियड तो खत्म हो चुका है, अभी तक उस पर कोई एक्सटेंशन की भी खबर नहीं है। एक अभी रिसेंटली एक बैंक का रिजल्ट भी आया है, उसने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, उसके बाद भी कोई रिएक्शन नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई मसला है। तो बट आई थिंक आई हैव टू स्टॉप यू हियर एंड से कि स्टेट बैंक की तरफ से इसके ऊपर नोटिफिकेशन ड्यू था और वो आना बाकी है, और जो बड़े बैंक ड्यू नहीं था। स्टेट बैंक ने एक टाइम फ्रेम डिफाइन किया था कि इस टाइम फ्रेम में नहीं रिस्ट्रेन किया था बैंक्स को, वो टाइम फ्रेम गुजर गया है। तो उसके बाद कोई नोटिफिकेशन अगर आता तो वो शायद आ जाता उस टाइम फ्रेम खत्म होने के बाद। तो उसकी एक्सपायरी हो गई, एक पीरियड के लिए एक नोटिफिकेशन आया, वो खत्म हो गया। अब कोई इसके ऊपर अपडेट नहीं आई, तो मेरा निकल के उसको Numan, I have to take a short break here. We will continue the discussion from this point after the short break. नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे को, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो नुमान, आप जो बता रहे थे कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो अक्रॉस द बोर्ड है, एंड देयर इज़ अ फीलिंग कि रिस्ट्रिक्शन इज़ ऑन बिग बैंक्स लाइक एचबीएल एंड यूबीएल। तो आपका क्या कहना है कि एचबीएल और यूबीएल अपने रिजल्ट अनाउंस कर देंगे और डिविडेंड दे देंगे? देखिए मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि जो रिस्ट्रिक्शन थी वो अक्रॉस द बोर्ड थी, कोई अपडेट नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं, ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है। तो इसमें कोई मुझे अभी तक कोई नजर भी नहीं आया कि बैंक्स में कोई मसला होगा इस वक्त डिविडेंड देने में, क्योंकि उनकी लिक्विडिटी पोजीशन देखें। अभी रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी में भी क्वेश्चन हुए थे स्टेट बैंक से कि लिक्विडिटी कैसी है, तो स्टेट बैंक गवर्नर ने शायद पॉइंट आउट भी किया था कि ऐसा कोई अभी तक उन्हें चीज नजर नहीं आई कि बैंक्स में कोई लिक्विडिटी चोक हो रही है या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं। और अगर आप वैसे भी देखें, अगर आप ब्रॉड एनालिसिस करें तो तमाम बैंक से जो की मैट्रिक्स है उसकी असेसमेंट के कैपिटल एडिकेसी वगैरह
वो तमाम के तमाम वेल अबव फ्रॉम दी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। तो मुझे ना कोई ऐसा लिक्विडिटी मसला नज़र आता है कि रोकना चाहिए, और ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक है भी नहीं कि इन्हें रोका गया हो या रोकना चाहिए। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। ओके, अगर अंडरस्टूड। सो गोइंग फॉरवर्ड ज़रा हबीब बैंक के बारे में अपना तजज़िया दे दें कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। आई अंडरस्टैंड कि आपने रिपोर्ट भी पब्लिश की है, सो ज़रा हबीब बैंक के बारे में व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट कैन एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट? मुझे ब्रॉडली जो रिजल्ट है वो मेरी असेसमेंट जो है लास्ट क्वार्टर से तो शायद कम आएगा रिजल्ट। वहाँ पे कुछ वन ऑफ्स थे निम साइड के ऊपर, बट स्टिल मुझे लगता है कि ₹5 के करीब जो है वो अर्निंग होगी। और इस पूरे रिजल्ट में जो है वो तकरीबन 4.8 से ₹4.5 के करीब Q4 का रिजल्ट के साथ डिविडेंड भी होगा। तो और ये अनाउंसमेंट फरवरी में एक्सपेक्टेड है? जी, रिजल्ट्स HBL के कब आते हैं? फरवरी में? फरवरी मार्च में, फरवरी के एंड में कहीं जाके रिजल्ट अनाउंस हो रहेंगे टॉप इन बैंक्स के। ओके, एंड हाउ अबाउट UBL? यूबीएल में भी यूबीएल में एज आई सेड अर्लियर कि कुछ बैंक्स में रिप्राइजिंग के इश्यूज हैं। यूबीएल इज वन ऑफ दोज बैंक जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट बुक है वो थोड़ा हायर एंड पे, लोअर एंड पे इन्वेस्टेड है, जो कि नेक्स्ट ईयर रिलीज होंगे पैसे उनके। तो मुझे लगता है यूबीएल की अर्निंग इस क्वार्टर में भी तकरीबन सिमिलर होगी, कुछ ₹4 के करीब होगी। बट अगेन भी इसमें ऐसा लगता है कि जो डिविडेंड है वो 9 रुपए से 9 से ₹8.5 के दरमियान डिविडेंड होगा, जो कि पेंट अप है पिछले 2 क्वार्टर्स का क्यूमुलेटिव डिविडेंड होगा। तो तकरीबन लास्ट ईयर भी ₹12 डिविडेंड पे आउट किया था, इस साल भी तकरीबन ₹12 के पे आउट होगा बैंक का। ओके, समिट बैंक के बारे में बताएं कि इसका जो इशू है ओनरशिप का, ये कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सॉर्ट आउट हो जाएगा? विच बैंक? समिट SMBL। इसमें ब्रॉडली इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा है मेरे ख्याल में। जब तक जो इस वक्त मसाइल हैं कुछ पॉलिटिकल साइड्स पे, right. वो जब तक रिजॉल्व नहीं हो जाते, मेरी असेसमेंट है मुश्किल होगा कि इसकी चीज़ें सही हो। और मसाइल हैं अभी ज़्यादा पॉलिटिक्स साइड पे खासतौर से। Okay. ऐसे कोई मेरी अंडरस्टैंडिंग ब्रीफ डिटेल एनालिसिस नहीं है समिट पे। एंड हाउ अबाउट सिल्क बैंक? सिल्क में जो मेरी असेसमेंट है कैपिटल एडिकेसी उसकी अगर देखें तो 8 सवा 8 के करीब है, 8.5 है शायद सितंबर क्वार्टर के अंदर, जो कि बिलो है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के। तो कैपिटल इंजेक्शन की तो ज़रूरत है, या तो अपने एडवांसेस को शेड करने पड़ेंगे, तो रिस्क वेटेड एसेट्स को शेड करना पड़े। लेकिन पोजीशन देखें तो बैंक की पोजीशन कोई ऐसी खास नहीं है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स में कैपिटल गेन की वजह से रिटर्न थोड़े से बेहतर थे, प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर थी। मेरे ख्याल में ये भी आगे जाके डाइल्यूट हो जाएगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से तो मुझे समझ नहीं आता उसमें कोई खास। और Okay, so but capital gain can be expected because of the whatsoever rumors are in the market, and जो एक नोटिस भी आया हुआ है फौजी रिलेटेड। देखें मेरे ख्याल में तो उसमें वो इट्स टू मच प्रीमेच्योर इन नेचर के वो ट्रांजैक्शन अगर होती है या किस रेट पे होती है। अभी तो ड्यू डिलिजेंस है, उस ड्यू डिलिजेंस के बाद कोई इस पे फैसला आएगा कि होगा क्या इसका। बजाय बुक वैल्यू के ट्रेड हो रहा है बैंक पे, बहुत ज़्यादा बड़ा फ्री फ्लोट है बैंक का मार्केट में, तो इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी मेरे ख्याल से ज़्यादा होगी। मेरा नहीं ख्याल कि लोग इसकी इस एंगल से कुछ ज़्यादा मच कर पाएंगे। ओके, ग्रेट। नुमान, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अरसलान, जो कि JS के रिसर्च एनालिस्ट हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे नेशनल रिफाइनरी और रिफाइनरी सेक्टर पर।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, पहले सेगमेंट में हमने बातचीत की बैंकिंग सेक्टर पर, और प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान। ही हैपन्स टू बी अ रिसर्च एनालिस्ट एट जेस ग्लोबल, और इनसे हम बातचीत करेंगे रिफाइनरी सेक्टर पर। रिफाइनरी सेक्टर में फर्नेस ऑयल साइड पे क्या डेवलपमेंट हो रही हैं। रिज़ल्ट सीज़न एक्चुअली हैज़ स्टार्टेड, कुछ आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं, इसके ऊपर भी हम इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे। और गवर्नमेंट टेक्सटाइल पॉलिसी की तरह रिफाइनरी पॉलिसी भी बना रही है, उसमें क्या कुछ हो गया और क्या कुछ होना चाहिए। दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अरसलान, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सानी भाई, बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। वेलकम वेलकम। अरसलान, मुझे ये बताइएगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन दिस रिफाइनरी सेक्टर, फर्नेस ऑयल साइड पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखें, इसके अगर रिफाइनरी सेक्टर के बारे में कोई पूछता है ना, तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में उसको जाने की ज़रूरत है कि पिछले आप कह लें 2-3 साल हो गए रिफाइनरीज के, काफ़ी बुरा जो है वो पीरियड गुजरा है। तो वो जो पीरियड बुरा गुजरा है उसमें काफ़ी सारे मसले मसाइल थे कि सबसे बड़ा रीज़न ही एक तो फर्नेस ऑयल का था कि फर्नेस ऑयल जो है उसकी प्राइस बहुत कम हो गई थी। फिर जो है उसकी लिफ्टमेंट नहीं होती थी, क्योंकि जो है पावर प्लांट में फर्नेस ऑयल का यूज़ नहीं होता था, वो मेरिट ऑर्डर लिस्ट में नीचे आता था। तो फिर जीआरएम्स के लेवल पे मींस इनके जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स होते हैं, जो बेसिक मार्जिन्स होते हैं रिफाइनरीज के, वो काफ़ी जो है वो प्रोडक्ट्स के इनके काफ़ी ख़राब थे कुछ पिछले 1-2 साल। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो है आप कह लें कि रिफाइनरीज फेस कर रही थी। इसके पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप कह लें कि जिसमें थोड़ी सी पॉलिसी फ्लॉ था, जिसकी वजह से रिफाइनरी सफ़र कर रही थी, जिसमें एक मोटी चीज़ जो है वो आप कह लें एक्सचेंज लॉसेस की थी, जो कि बिलियंस ऑफ रुपीस में हो रहे थे पिछले सालों में रिफाइनरीज को। दूसरी जो आप कह लें एक फंडामेंटल रीजन था, वो जो है इनके इन्वेंट्री लॉसेस का था, क्योंकि प्राइजेस जो है कुछ टाइम के लिए काफ़ी वॉलेटाइल रही थी, तो इन्वेंट्री लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। तो आखिरी वाली जो 2 चीज़ें हैं, इस पे तो गवर्नमेंट आप कह लें कि अभी पिछले 6-8 महीनों में तो ये तो जो है रिजॉल्व कर दिए हैं फॉर रिफाइनरीज एंड फॉर ओएमसीज एज वेल। तो मींस अब इनको जो है वो एटलीस्ट एक्सचेंज लॉसेस नहीं होते। एक्सचेंज लॉसेस अब जो होते हैं वो हम जो भी पेट्रोल या डीजल की प्राइस दे रहा होता है कंज्यूमर, उसके अंदर बिल्ट इन होता है जो भी एक्सचेंज का जो एक इनका मसला था इन्वेंट्री लॉसेस का, वो भी काफी हद तक आप कह लें पूरा तो नहीं खत्म कर सकते। बिजनेस इस तरह का है जिसमें इन्वेंट्री लॉसेस होते हैं, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि जहां प्राइजेस जो है वो मंथली चेंज होती थी, मींस हम मंथली जो है प्राइस रिवीजन देते थे प्राइस और डीजल की, पेट्रोल और डीजल की प्राइजेस में। अब जो है वो फोर्टनाइटली चेंज होती है, मींस मंथ में 2 दफा। अच्छा, इसी में कुछ जो है अभी मैंने कुछ जो है इस तरह की भी लोग की आई थी कि गवर्नमेंट ने 2 दफा जो है वो प्राइस बढ़ा दी एक ही महीने में, जबकि एक महीने में 1 दफा बढ़ती थी। तो खैर इस तरह से नहीं है, ये पिछले जो है आप कह लें कोई मई जून 2020 से जो है ना प्राइजेस जो है वो फोर्टनाइटली रिवाइज होना शुरू हो गई है। रिफाइनरी पॉलिसी पर जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि व्हाट हैज़ हैपेंड एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। अच्छा, व्हाट हैज़ हैपेंड की बात करें तो वैसे ही जो रिफाइनरी पॉलिसी है ना, इस पे कंसल्टेशन जो चल रही है वो पिछले मेरे ख्याल से कोई 1.5 साल से चल रही है। तो इसके लेकिन अब 1.5 साल से चल तो रही है, बट एक्चुअली पॉलिसी अभी तक आई नहीं है। बट पॉलिसी आने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इन सेक्टर्स के लिए हो गई हैं। प्राइस रिवीजन, ये 2 चीजें तो ऑलरेडी हो गई हैं। अब जो पॉलिसी रिमेनिंग आनी है, अब उसमें है इस तरह से देखें कि जो हमारा थोड़ा सा ये चीज समझने की, हमारा जो रिफाइनरी सेक्टर है ना वो रेगुलेटेड सेक्टर है, ठीक है। तो उस रेगुलेटेड सेक्टर को जाहिर है प्राइजेस सब चीजें गवर्नमेंट अनाउंस करती है, इनके पास पावर नहीं है किसी भी चीज की प्राइस ये नहीं सेट कर सकते। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट चाह ये रही है कि फिलहाल जो है प्रोडक्ट्स जो है उनको अपग्रेड किया जाए। मींस आपने वो तो सुन ही लिया होगा कि यूरो 5 स्टैंडर्ड फ्रॉम यूरो 2 स्टैंडर्ड से यूरो 5 स्टैंडर्ड के जो है वो प्रोडक्ट्स पे अब चली गई है ऑलरेडी। हम जो है वो यूरो 5 स्टैंडर्ड से प्रोडक्ट्स पे चले गए।
तो उसमें हुआ ये है कि आप जितनी भी इंपोर्ट है, चाहे वो पेट्रोल की है या डीजल की, दो प्रोडक्ट्स की बात होती है दरअसल। Right. पेट्रोल और डीजल की सारी इंपोर्ट वो जो है यूरो 5 स्टैंडर्ड ही की आती है पाकिस्तान में। Right. बट जितना रिफाइनरीज अभी बनाती हैं उस पर हतमी फैसला नहीं हुआ। फिलहाल रिफाइनरीज यूरो 2 ही बना रही हैं स्टैंडर्ड का। उनको यूरो 5 स्टैंडर्ड पे लाने के लिए कम से कम एक रिफाइनरी की जो इन्वेस्टमेंट दरकार है वो एटलीस्ट मेरे हिसाब से वो 35 to 40 बिलियन होगी यूरो पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए। तो जाहिर है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट रिफाइनरीज को करनी है। एक सेक्टर था जिसमें पिछले कई सालों में जो है आप कह लें लॉस का जो है बुनियादी वजह आप कह लें कि वो एक्सचेंज लॉसेस, इन्वेंट्री लॉसेस थे। तो जाहिर है वो गवर्नमेंट के एंड पे था, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ इस तरह की थी। बट अब जाहिर है इतने लॉसेस के बाद इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, अब गवर्नमेंट ये भी चाहे कि अब यूरो 5 स्टैंडर्ड पे भी हम चले जाएं, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है हमारा रिफाइनिंग सेक्टर करने की पोजीशन में है नहीं। तो इसकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाहिर है उनको कुछ रिटर्न्स चाहिए कि भाई हमारा जो बिजनेस है अभी वो जो है प्रॉफिटेबल हो। एटलीस्ट गवर्नमेंट कुछ इतना जो है हमें मेक श्योर करवाए कि ये हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, तो हम इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे टाइम पे जब पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े जिसमें शेल हो गया, शेवरॉन हो गया, एक्सॉन मोबिल हो गया, सब अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कट कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी रिफाइनिंग सेक्टर से चाह रहे हैं तो उनको जो है कुछ इंसेंटिव्स चाहिए उसके लिए। तो वो इंसेंटिव्स एक्सपेक्टेड है आना रिफाइनिंग पॉलिसी में। इसके नेक्स्ट सवाल भी मैं इसी में ऐड कर दूं जो आपका था कि क्या होना चाहिए पॉलिसी के अंदर। तो क्या होने के लिए देखें ये मैं इस चीज के बिल्कुल हक में हूं कि कुछ गवर्नमेंट की पुरानी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से भी जो है हमारा रिफाइनरी सेक्टर जो है वो काफी आप कह लें मसाइल का शिकार, काफी पीछे रहा है टेक्नोलॉजिकली भी। अब लास्ट में बात कर लूं, अभी जो है 2015-16 में अब ये गवर्नमेंट भी ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको जो है प्रोजेक्ट्स क्या लगाना है। ये भी जरा ध्यान में रखें। एक चीज हमारे जो है जहनों में ये भी आती है कि यार रिफाइनरी सेक्टर हमारा जो है बहुत ही आउटडेटेड है, इन्होंने टाइमली जो है वो अपग्रेड नहीं करी चीजें। तो वो टाइमली अपग्रेड नहीं करेंगे, एक्चुअली ये गवर्नमेंट इनको बताती है आपको प्रोजेक्ट लगाना क्या है। पहले तो मीन्स जब बड़े प्रोजेक्ट लग रहे होते हैं। तो लास्ट अभी गवर्नमेंट ने पिछले 15-16 में इनसे 2 प्रोजेक्ट्स लगवाए मेनली, जिसमें एक डीजल डिसल्फ्राइजेशन का यूनिट था, जिसमें हुआ ये था कि हम लोग यूरो 2 स्टैंडर्ड पे आ गए थे। मीन्स जो डीजल और पेट्रोल था उसका यूरो 2 स्टैंडर्ड हो गया था। तो वो यूरो 2 स्टैंडर्ड जो है 2015-16 में करवाया था और उसमें ये कमिट करा था कि आप जब ये ऑनलाइन ले आएंगे प्लांट्स तो आपको जो डीम ड्यूटी मिलती है डीजल की प्राइस के साथ वो 7.5% की जगह 9% की कर दी जाएगी, जो कि प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। सबने प्रोजेक्ट्स लगा लिए, इतने महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स थे, तकरीबन जो है एक रिफाइन प्रोजेक्ट लगाया था और नेशनल रिफाइनरी ने और दूसरी अटक रिफाइनरी ने कोई 15-16 बिलियन रुपीस का जो है वो प्रोजेक्ट था। ओके। तो उसके बाद उनसे जो कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं की। सही। तो इस तरह की गवर्नमेंट के भी कुछ अपने फैसले थे जो थोड़ा सा जो है रिफाइनरी के लिए रिफाइनरीज के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। जो ये इनको एटलीस्ट पॉलिसी है उसमें इन चीज़ों को जरूर एड्रेस करना चाहिए। जी बिल्कुल, इनको एटलीस्ट प्राइसिंग जो है कुछ अट्रैक्टिव दें। मींस कोई इस तरह का फॉर्मूला बनाए कि सब जगह यही होता है कि आप जो है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो है वो नर्चर करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे ज़रा रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है तो वी हैव गॉट ओनली 4 स्टॉक्स, नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी, बाइको एंड अटक। सो हाउ डू यू लुक एट द रिजल्ट सीजन? नेशनल रिफाइनरी के रिजल्ट को कैसे देखते हैं? कितना मायूस किया, कितना एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था? अच्छा, इसमें तो रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ ना तो मेनली नेशनल रिफाइनरी पे अगर पहले आ जाएं तो पिछले कोई कोई 2 साल से तो एटलीस्ट ये लॉस में होगी रिफाइनरी। कोई 2 साल के बाद एटलीस्ट जो है ये प्रॉफिटेबिलिटी इसने शो करी है आखिरकार आके इस क्वार्टर में। तो इसका रिजल्ट तो फॉर श्योर जाहिर है इसका एक आप कह सकते हैं कि एक जो है वापसी का सफर जो है आप कह सकते हैं कि स्टार्ट हो गया है कि अब नॉर्मल वापस से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में ये आना शुरू हो जाएगी। तो नेशनल रिफाइनरी का तो काफी बेहतर रिजल्ट था। इसके साथ साथ अटक रिफाइनरी काफी बेहतर था। बाजार में तो जो मुनाफे बातें हो रही थी कि जी ये 40 रुपए आएगा, बट 40 तो नहीं आया। नहीं, इतनी तो मतलब 40 रुपए
Earning. क्वार्टर जो है मेरी नज़र में नियर टू इम्पॉसिबल नंबर था। Exactly. इतनी बड़ी अर्निंग फिलहाल आना बगैर रिफाइनिंग पॉलिसी के बहुत मुश्किल है, जब तक इनको इंसेंटिव्स नहीं मिलते इतनी बड़ी अर्निंग आना मुश्किल है काफ़ी। बट इसमें जो रैली हो रही है वो भी जस्टिफाइड है? लोग इसमें इतना पोटेंशियल आपको दिखता है गोइंग फॉरवर्ड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इश्यूज? इसमें बहुत इंटरेस्टिंग केस है बेसिकली नेशनल रिफाइनरी का ना। बाकी सारी रिफाइनरी से हटके बेसिकली नेशनल रिफाइनरी हमारी पाकिस्तान की वो वाहिद रिफाइनरी है जो यूरो 5 स्टैंडर्ड का डीजल बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। Right. इसके अलावा पाकिस्तान की कोई रिफाइनरी अभी यूरो 5 स्टैंडर्ड का डीजल नहीं बना सकती। तो हुआ ये था, मैंने जब आपको बताया जैसे इन्होंने 15-16 में जब इन्वेस्टमेंट की थी ना, तो उस वक्त नेशनल रिफाइनरी थी वो जिसने जो है अपना जो कैपेक्स था वो काफी ज्यादा था, तकरीबन 30 बिलियन रुपीस के करीब इसका कैपेक्स था। 30 to 35 बिलियन रुपीस के बीच में कहीं कैपेक्स था इसका, और अदर रिफाइनरीज का आप कह लें वही कैपेक्स जो है 15-16 अरब रुपए का। तो इन्होंने उस वक्त बेसिकली करा यही था कि इन्होंने यूरो 5 स्टैंडर्ड का जो है वो प्लांट उसी वक्त लगा दिया था, बट बाकी सबके पास यूरो 2 स्टैंडर्ड का प्लांट था। तो जो मेजर रीजन है आप कह लें वो एक तो सबसे पहले यूरो 5 स्टैंडर्ड का प्लांट ऑलरेडी नेशनल रिफाइनरी के पास मौजूद है। तो एक तो जो भी प्राइस मिल रही है ज़ाहिर जो यूरो 5 की प्राइस होती है वो यूरो 2 से ज़्यादा ही होती है, वो वेरी करती है, बट अप्रॉक्सीमेटली कोई आप कह लें कि एक कोई 1.5 रुपए 2 रुपए के करीब जो है वो तकरीबन ज्यादा होती है प्राइस यूरो 5 स्टैंडर्ड की डीजल या पेट्रोल की। तो उनको एक एज मिल गया, जाहिर है उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, एक प्लांट ऑलरेडी लगा हुआ है उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं लग रही, ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट पे कर रहे थे यूरो 2 बनाते हुए। तो इनको उससे जो है काफी एक जो है बूस्ट मिल जाएगा, पहली तो चीज ये हो जाएगी। दूसरा ये होगा कि जब गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देगी, जाहिर है वो इंसेंटिव्स मेरे हिसाब से जो भी गवर्नमेंट को देने चाहिए वो प्राइसिंग के अंदर देने चाहिए। मींस के यूरो 5 स्टैंडर्ड की जो भी डीजल या पेट्रोल की प्राइस है उसमें कुछ बिल्डिंग कर दें, या डीम ड्यूटी अब इनकी बढ़ा दें, या डीम ड्यूटी का नाम ना भी दें, कस्टम जो है प्रॉपर मिलना शुरू हो जाए। तो उसमें जो है नेशनल रिफाइनरी ऑलरेडी बना रही होगी तो उसको एक्स्ट्रा कैपेक्स एटलीस्ट डीजल के लिए नहीं करना होगा। तो अगर किसी रिफाइनरी को 35-40 बिलियन का कैपेक्स करना है तो शायद हार्डली नेशनल रिफाइनरी को 15-20 बिलियन का मुश्किल से कैपेक्स करना पड़े। तो कैपिटल गेन में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे आप? सॉरी, जो इनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करनी है दोनों प्लांट्स लगाने के लिए, मैंने जैसे आपको बताया थोड़ा सा आसान कर दूं व्यूअर्स के लिए कि हमारी जितनी भी रिफाइनरीज है पाकिस्तान में इस वक्त वो यूरो 2 स्टैंडर्ड का डीजल और पेट्रोल बनाती हैं, सिवाय नेशनल रिफाइनरी के जो डीजल यूरो 5 स्टैंडर्ड का बना सकती है। इसके अगेंस्ट हम जितना भी अब इंपोर्टेड मंगवाते हैं पेट्रोल और डीजल वो सब का सब यूरो 5 स्टैंडर्ड का होता है। सही है, ठीक है। तो ये फर्क है नेशनल रिफाइनरी का अदर रिफाइनरी से, एक मेजर फर्क जो है। So which is why there is exuberance and excitement. And how about the remaining result season, PRL, BICO and अटक, कैसे देखते हैं आप? अटक का तो रिजल्ट आ गया है। अटक ने छोटा सा लॉस दिखा है फिलहाल, अभी भी मेरे ख्याल से वो मेरे ख्याल से जो है ये सारी रिफाइनरीज का भी अभी कुछ रहेगा एक आध क्वार्टर तक कि ये जो है यूरो स्टैंडर्ड चेंज हुआ है तो ये लोग कोशिश कर रहे होंगे कि जो है यूरो 2 अगर बना रहे हैं तो यूरो 3 या यूरो 4 कुछ ब्लेंड करके कुछ केमिकल्स डाल के कुछ चेंज अपने जो है वो रेसिपीज वगैरह और अपने जो है केमिकल कंपोजिशन चेंज कर रहे होंगे, डिफरेंट ट्राई कर रहे होंगे। तो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है रिफाइनरीज, मीन्स उनकी बहुत सारे आप कह लें कि इन्वेंट्री ज़ाया भी करनी पड़ती है, प्रोडक्ट सही नहीं बनता। तो इस तरह का कोई मुझे लगता है कि कुछ इस तरह का हुआ है अटक रिफाइनरी के साथ, जिसकी वजह से जो है वो जो है उसके लॉसेज आए। क्योंकि यही चीज सेम पीआरएल के साथ हो रही थी पहले। पीआरएल आप कह लें इस क्वार्टर जो प्रीवियस क्वार्टर था इसका उससे पहले लॉसेस में था, क्योंकि वो भी डिफरेंट चीजें जो है वो ट्राई कर रहे थे। एंड हाउ डू यू सी पीआरएल गोइंग नाउ? देखिए गोइंग फॉरवर्ड अगर पीआरएल की बात करें तो पीआरएल में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि पीआरएल का फायदा ये है कि बट व्हाट डज योर एनालिसिस सेज कि किस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल से पीआरएल जो है अपने प्रीवियस क्वार्टर से एटलीस्ट जो है वो ज्यादा अर्निंग शो करनी चाहिए। इसको प्रीवियस क्वार्टर में तकरीबन 49 पैसा 50 पैसा का इसका प्रॉफिट था। इससे ज्यादा ही अर्निंग एक्सपेक्ट की जा सकती है पीआरएल की, इससे कम होना मुश्किल है, क्योंकि नेशनल रिफाइनरी उस वक्त लॉस में थी,
जब भी PRL ने पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया था, अब जो है नेशनल रिफाइनरी पॉजिटिव हो गई है। मेरे ख्याल से रिजल्ट तो बेहतर एक्सपेक्टेड है इसका काफी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो अरसलान, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बैंकिंग सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर पर डिस्कशन की। बैंकिंग सेक्टर किससे मुतालिक हमने जाना कि एक बैंक का अनाउंसमेंट आ गया है, और ये जो रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही थी कि स्टेट बैंक ने बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी इश्यूज़ बैंक को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इनसाइड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ़ रिसर्च का कहना है कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है, बट टेक्निकली पीपल से कि इसका अनाउंसमेंट आना बाकी है। वैसे तो HBL और UBL दीज आर द टू हैवी स्टॉक्स, इनके अनाउंसमेंट से हमें पता चल जाएगा। और उन्होंने बताया कि इसमें जो डिविडेंड है वो अच्छा एक्सपेक्टेड है इन दोनों स्टॉक्स में। सिल्क बैंक से मुतालिक जनरली मार्केट में यही व्यू है कि बहुत ही वेग सा नोटिस है, मटेरियलाइज होता है या नहीं होता ये गॉड नोस। बहरहाल स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री है कि इस तरह के बहुत सारे नोटिस आते हैं और फिर लोग इसमें सवारियाँ भी करते हैं। आज भी सिल्क बैंक में कोई 30, 35, 40 पैसे की तेज़ी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नोटिस। SMBL समिट बैंक FATF का इजलास होने जा रहा है। लेट्स सी कि समिट बैंक का मसला कब तक हल होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिफाइनरी सेक्टर हमें इंतज़ार है रिफाइनरी पॉलिसी का। गवर्नमेंट सर्टेन इश्यूज़ को एड्रेस करती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट विल बी एबल टू एड्रेस सम ऑफ द चैलेंजेस। नेशनल रिफाइनरी के फ्रंट पर कुछ अच्छी खबरें हैं। नेशनल रिफाइनरी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, नेशनल रिफाइनरी ने अपने आप को जिस हिसाब से रीइक्विप किया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि नेशनल रिफाइनरी में काफ़ी इंटरेस्ट है, रैली है। एंड गोइंग फॉरवर्ड जो सीरियस एनालिस्ट हैं बाज़ार में काम करने वाले, वो समझते हैं कि इसमें मुनाफा जो है वो अच्छा रहने की तवक्को है। पाकिस्तान रिफाइनरी के बारे में भी यही फीलिंग है कि पाकिस्तान रिफाइनरी के भी जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेहतर हो सकते हैं। नाज़रीन, अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।